नमस्ते। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के इस बुक टॉक शो की श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसी पुस्तक का परिचय करवाऊंगी जो भारत के विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में आधारभूत तथ्य प्रकट करती है। इस पुस्तक में भारत के विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान के बारे में जो बातें बताई है वो बहुत पुरानी नहीं है, अभी 200-250 साल पुरानी ही है, यानी कि 18वीं शताब्दी की ही है। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन सन 1971 में द इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी इस नाम से अंग्रेजी में हुआ था और उसका विमोचन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी ने किया था और श्री रामस्वरूप एवं श्री ए.बी. चैटर्जी जो आईसीएस थे एवं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सचिव थे, उन्होंने भी इस पुस्तक को अत्यंत महत्व का बताया है। इस पुस्तक के लेखक है श्री धर्मपाल, जो सेवाग्राम वर्धा में निवास करते थे। वो एक प्रखर गांधीवादक, संशोधक, इतिहासविद एवं इतिहासकार थे। उन्होंने गांधी युग के आंदोलनों में भी भाग लिया था, कई रचनात्मक कार्यक्रमों में भी भाग लिया था और श्री मीरा बहन के साथ बापू ग्राम के निर्माण में भी वह सहभागी बने थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष अंग्रेजों द्वारा तैयार किए हुए भारत के ईस्वी सन 18वीं शताब्दी के आसपास के दस्तावेजों के अध्ययन में लगाया। इन दस्तावेजों को लिखने वाले भारत में अलग अलग हैसियत से आए थे, जैसे कि कोई यूरोपीय सरकार के सैनिकों के रूप में, कोई वैद्यकीय और मुल्की कर्मचारी के रूप में, तो कोई प्रवासी के रूप में। उनमें से कई स्वखर्च से और अधिकतर धनिक आश्रयदाताओं अथवा नई स्थापित की गई विद्वत सभाएं, जैसे कि रॉयल सोसाइटी ऑफ पेरिस एंड लंदन एंड द सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन आदि संस्थाओं द्वारा ये जो सब दस्तावेज लिखने वाले हैं उनको भेजा गया था। लगभग ईस्वी सन 1750 से 1860 तक अंग्रेजों ने सरकारी एवं बिन सरकारी स्तर पर इंग्लैंड में रहते अपने अधिकारियों एवं परिचितों को लिखे हुए पत्रों की संख्या करीब 1 करोड़ की होगी। उसमें से 90 से 95% नकल भारत के कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ आदि के अभिलेखागारों में भी हमें मिलेंगे। लंदन की ब्रिटिश इंडिया ऑफिस में ये सारे दस्तावेज इकट्ठे मिल सकते हैं। इंग्लैंड के अन्य अभिलेखागारों में 5 से 7% दस्तावेज ऐसे भी है जो भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। इन दस्तावेजों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि भारत ने जो किया, अंग्रेजों ने भारत में जो किया वह हमें समझ में आता है। अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद यहाँ की सभी व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए कैसी रीत बनाई, किस प्रकार से छल कपट किए, किस प्रकार के जोर जुल्म किए और भारत किस तरह से टूटता गया, किस तरह से बदलती परिस्थितियों का स्वीकार होता गया, इसका दस्तावेजी पुरावा सहित का विवरण धर्मपाल जी के समग्र लेखन के 12 पुस्तकों में मिलता है। और वह 12 पुस्तकें का नाम मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी पहला पुस्तक था। दूसरा था सिविल डिसओबीडियंस इन इंडियन ट्रेडिशन। थर्ड था द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। चौथा था पंचायत राज एंड इंडियाज पॉलिटी। पांचवा था एसेस ऑन ट्रेडिशन
रिकवरी एंड फ्रीडम। छठा था अंडरस्टैंडिंग गांधी। सातवां था डिस्पोलिएशन एंड डिफेमिंग ऑफ इंडिया। आठवां था द ब्रिटिश ओरिजिन ऑफ काउ स्लॉटर इन इंडिया। नौवां था रीडिस्कवरिंग इंडिया। और 10वां था भारत की पहचान धर्मपाल की दृष्टि में। 11वां था स्वदेशी और भारतीयता। और 12वां था भारत का स्वधर्म। इन सभी पुस्तकों में कृषि, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, कर की पद्धतियां, व्यवसाय, कारीगरी इत्यादि के अत्यंत आश्चर्यजनक बातें हमें मिलती है। इन सभी पुस्तकों का पुनरुत्थान विद्यापीठ कर्णावती ने हिंदी और गुजराती में अनुवाद करके प्रकाशन किया है। उसमें से आज हम 18वीं शताब्दी में भारत के विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान इस पुस्तक का परिचय प्राप्त करेंगे। इस पुस्तक में कुल 2 विभाग है। एक विभाग विज्ञान का और दूसरा विभाग है तंत्र ज्ञान का। जो पहला विभाग है उसमें 6 प्रकरण है, जैसे कि वाराणसी की हिंदू वेदशाला। दूसरा प्रकरण है ब्राह्मणों की खगोल शास्त्र के ऊपर नोंद। तीसरा प्रकरण है बनारस की वेदशाला संबंधित संकेत। चौथा प्रकरण है शनि के छठे चंद्र के बारे में। 5वां प्रकरण है हिंदुओं द्विप्रदीप प्रमेय जानते थे उसका पुरावा। और जो छठा प्रकरण है वह है हिंदू बीजगणित। और जो दूसरा विभाग था वो था तंत्र ज्ञान के बारे में, और उसमें 11 प्रकरण थे। वो 11 प्रकरण इस प्रकार के हैं कि बंगाल प्रांत में शीतला की रसी देने की प्रवृत्ति के ऊपर एक नजर, शीतला की रसी देने की भारत ने अपनाई हुई पद्धति का विवरण। तीसरा प्रकरण था भारत के मद्रास में उत्तम चूना बनाने की पद्धति। चौथा प्रकरण है भारत में बर्फ बनाने की प्रक्रिया। 5वां प्रकरण है शण का उपयोग और हिंदुस्तानी कागज का उत्पादन। छठा है भारतीय खेती। 7वां प्रकरण है दक्षिण भारत की चास की खेती पद्धति के बारे में। और 8वां प्रकरण है रावण का पेट में लौह का उत्पादन। उसके बाद मध्य हिंदुस्तान में लौह उत्पादन पद्धति और दक्षिण भारत में लौह का उत्पादन। और 11वां जो प्रकरण है वह है पश्चिम भारत में टेक्नोलॉजी। और अंत में 2 परिशिष्ट, सूची एवं लेखक का परिचय दिया गया है। आगे भी लेखक का मनोगत और बहुत विस्तृत स्वरूप से विषय प्रवेश का प्रकरण भी दिया गया है। तो इस पुस्तक के 17 प्रकरणों में दिए गए 18वीं शताब्दी के भारत के विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान के बारे में आप पढ़ेंगे तो सच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि भारतीयों के पास अभी अभी 18वीं सदी तक विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान का जो ज्ञान एवं पद्धतियां थी वह अद्भुत थी। इस पुस्तक में शीतला प्रतिरोधी टीकाकरण एवं वपित्र यानी कि ड्रिल प्लाव का उपयोग के बारे में बताया गया है। साथ में बर्फ बनाने की प्रक्रिया, मद्रास में भवन निर्माण में उत्तम प्रकार के रेती चूना के गारे का प्रयोग, भारत की ये सभी बातें इस पुस्तक में दस्तावेजी पुरावा के साथ दी गई है। उसमें से आज आपको मैं भारत में बर्फ बनाने की प्रक्रिया बिना फ्रीज के उसके बारे में इस पुस्तक के 10वां प्रकरण जो है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी तरह आपको भी रोमांचित कर देंगी। भारत में ये जो बर्फ बनाने की प्रक्रिया का वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है वह लेखक को सर रॉबर्ट बार्कर FRS द्वारा लिखित द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइस इन द ईस्ट इंडीज इस शीर्षक से सबसे पहले
Philosophical Transaction, Volume 65 and published in 1775 और पृष्ठ क्रमांक है 252 से 257 में जो प्रकाशित हुआ है दस्तावेजी पुरावा के साथ, वो भारत में बर्फ बनाने की प्रक्रिया कैसी थी वो हम देखते हैं। पूर्वी भारत में बर्फ बनाने की प्रक्रिया चर्चा का विषय है। मैं आपके समक्ष पूर्व भारत में इलाहाबाद, मुदगिल तथा कोलकाता में इसे तैयार करने की प्रक्रिया प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो उत्तरी अक्षांश पर 25.5 अंश और 23.5 अंश के बीच स्थित है। किसी दूसरे स्थान पर मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति से नहीं सुना कि वहां तालाबों या कुंडियों में या सड़क पर एकत्रित पानी में प्राकृतिक रूप से जमी बर्फ उसने देखी हो, और न ही वहां कभी तापमान यंत्र ने ही 0 डिग्री दर्ज किया है। लेकिन पहले बहुत ही कम लोगों ने इस तरह से बर्फ जमने की खोज की, लेकिन बहुत कम बार। इन स्थानों पर बर्फ बनाने की प्रक्रिया में सामान्य रूप से सुबह सुबह का यानी कि सूर्योदय से पूर्व प्रायः बर्फ एकत्रित की जाती थी, और यह कार्य वर्ष में करीब 3 महीने यानी कि दिसंबर से फरवरी तक किया जा सकता है। इलाहाबाद में जिस स्थान पर मैंने सैद्धांतिक रूप से इस संबंध में जांच की थी, वहां मुझसे संबंधित एक बर्फ निर्माता ने गर्मी के मौसम में उपयोग के लिए सर्दी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में बर्फ बनाई। उसके द्वारा अपनाई गई पद्धति इस प्रकार थी। एक बड़े खुले मैदान में 3 या 4 बड़े गड्ढे खोदे जाते, जिनमें से प्रत्येक करीब 30 फीट चौरस और 2 फीट गहरा होता था। इसके तल में 8 इंच या 1 फुट मोटाई की गन्ने या बड़ी भारतीय मक्का के सूखे साठे यानी कि गन्ने, शेरडी अथवा मकाईना साठा बिछाकर गादी बनाई जाती थी। इस गादी पर एक दूसरे से सटे हुए मिट्टी के छोटे छोटे कड़ा यानी कि मिट्टी की थाली पानी भरकर बर्फ जमने के लिए रखे जाते। ये जो मिट्टी की थाली थी वो अकाजित यानी कि ग्लेज किए बिना की थी तथा मुश्किल से 1/4 इंच मोटी तथा 1.5 इंच गहरे होते थे, तथा मिट्टी से इस तरह से संवृद्ध रूप में यानी कि छिद्राणु के रूप में बनाए जाते थे कि ये देखे जा सके तथा कड़ा के बाह्य भाग से इनसे पानी रिस सके। शाम के झुटपुटे में यानी कि शाम के संध्या के वक्त इन्हें उबालकर ठंडा किए हुए साफ पानी से भरा जाता है। बर्फ निर्माता इन गड्ढों से सामान्यतः सूर्य के क्षितिज में ऊपर आने पर बर्फ को टोकरियों में भरकर निकालते हैं तथा उसे रोज किसी उच्च एवं शुष्क स्थिति में निर्मित बड़े परीक्षण केंद्र में ले जाते हैं, जहां उसे 14 से 15 फीट गहरे गड्ढे में पहले भूसा के साथ लपेटकर तथा फिर मोटे कंबल से लपेटकर अच्छी तरह दबाकर कूटकर रख दिया जाता है। वहां इसकी अपनी संगठित ठंडी से जमकर ठोस पदार्थ का आकार ले लेती है। गड्ढे का मुंह ऊपर से भूसा और कंबल से इस तरह से बंद कर दिया जाता है कि उसमें हवा न जाए तथा इसके ऊपर छपार की छत बनाकर उसे पूरी तरह से ढक दिया जाता है। यहाँ एक दर्ज करना आवश्यक है कि बर्फ की मात्रा
भौतिक रूप से मौसम पर निर्भर होती है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी जमाव नहीं होता। अन्य किस्सों में कभी कभी शायद आधी ही मात्रा में जमेगी। मैंने प्रायः देखा है कि समग्र पानी बर्फ के खंडों के रूप में जम जाता है। कब जम जाता है? जब मौसम जितना शांत, निरभ्र और हल्का होगा तो उतना ही वह जमाव के लिए अधिक अनुकूल होगा, क्योंकि इस बार हवा की दिशा बदलने पर बादल निश्चित रूप से बाधक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि मैंने प्रायः कहा है कि मानव शरीर को महसूस होने वाली कड़ाके की सर्दी की रात में मुश्किल से ही बर्फ जमती है, जबकि रात अत्यंत शांत एवं निरभ्र होती है तथा अपेक्षाकृत कुछ गर्मी भी होती है, तब कड़ाका पानी जम जाता है। मौसम के प्रभाव का भारी असर एक गड्ढे का पानी जमने पर पड़ता है, जबकि कई बार दूसरी स्थितियों में जमाव की इस तरह की तैयारी कोसों दूर होती है। तो हमने देखा कि ये जो भारत में बर्फ बनाने की प्रक्रिया थी वह किस तरह से थी। तो ये 18वीं शताब्दी में बिना फ्रीज के कुदरती प्रक्रिया से कैसे बर्फ बनाने की कला हम जानते थे और उनका दस्तावेजी पुरावा दिया गया है, जिसमें से हमें पता चलता है कि हमारे सामान्य लोगों को एक ज्ञान था और वो बर्फ बनाते थे। ये बात सच में हमें आश्चर्य के साथ प्रेरित करती है। दूसरी बातें भी इस पुस्तक में दी गई है, जैसे कि उत्तम चूना बनाने की पद्धति, शण का उपयोग एवं हिंदुस्तानी कागज का उत्पादन, लौह उत्पादन पद्धति आदि भी हमें रोमांचित करती है। अंग्रेजों ने भारत के बारे में जो लिखा है वह हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा सवार हो गया है कि इसमें अलग से एवं उल्टा कोई लिखे तो उसे कोई स्वीकार न करे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए इस पुस्तक में छोटी छोटी बातों का पूरा प्रमाणों के साथ ये बात देने का प्रयास किया गया है। यह एक सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित पुस्तक है, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है और इसने विद्वानों को भी झकझोर दिया है। यह पहली बार इम्पेक्स इंडिया द्वारा जुलाई में प्रकाशित किया गया था। बाद में हैदराबाद के अकादमी ऑफ गांधीयन स्टडीज के द्वारा भी इसका पुनर्मुद्रण किया गया था और 2000 में अन्य इंडिया प्रेस गोवा के द्वारा भी उनका प्रकाशन किया गया था। ज्ञान की दुनिया में भारतीयों ने धर्म और संस्कृति को भौतिकी और मशीनों के बजाय केंद्र के रूप में सहयोगी माना, जबकि यूरोप ने धर्म और संस्कृति को भौतिकी के अनुयायियों के रूप में बनाया। यह तब भ्रम पैदा होता है कि पश्चिमी वैज्ञानिक प्रगति ने उन्हें ताकत दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने धर्म और संस्कृति की नींव पर भौतिकी और यांत्रिकी के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह न केवल मौलिकता, कौशल, उत्पादकता, गुणवत्ता इत्यादि के संदर्भ में उत्कृष्ट है, बल्कि मानव कल्याण, समृद्धि एवं मानवता के संदर्भ में भी समस्या विहीन है। आज यह एहसास है कि विज्ञान एवं यांत्रिकी की कारण ही समस्या नहीं है, पर वह अपने आप में एक समस्या है जो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। तो धर्मपाल जी के अन्य लेखन की भांति दस्तावेजी साक्ष्य इस पुस्तक का मुख्य केंद्र बिंदु है। लेखक अंग्रेजी है, लेकिन धर्मपाल जी संपादक, परिचायक एवं आलोचक है और इस पुस्तक के माध्यम से हमें अपने विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान से प्रेरित करा के स्वदेशी तंत्र ज्ञान से मानव कल्याण का स्मरण करते हैं। तो आइए
हम इस पुस्तक को पूरा पढ़ते हैं और सही मायने में भारत की 18वीं शताब्दी पिछड़ी हुई नहीं, बल्कि सही मायने में कितनी आधुनिक थी उसका हम एहसास करते हैं। धन्यवाद।